सो हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो एंजाइम के प्रोसेस को या फिर एंजाइम की जो वर्क है उसको रोक देते हैं। इन फैक्टर्स में आपके आते हैं पीएच, टेम्परेचर, H2O कंसनट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, एंजाइम कंसनट्रेशन। ये सब कुछ चीज़ें हैं, ये एंजाइम के वर्क को अफेक्ट करती हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एंजाइम को वर्क करने के लिए एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए, एक ऑप्टिमल हर एक चीज़ें चाहिए। अगर ऑप्टिमल चीज़ से ज़्यादा होता है तब भी रिएक्शन नहीं आगे बढ़ेगी, अगर ऑप्टिमल चीज़ से कम होता है तब भी वो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि एंजाइम के वर्क को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। अगर मैं उनका नाम लूँ तो पीएच, टेम्परेचर, H2O कंसनट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, एंजाइम कंसनट्रेशन, इनहिबिटर्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो एंजाइम के जो वर्क है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं कि सब एंजाइम को कैसे अफेक्ट करते हैं। इसके रिगार्डिंग कई सारे जो ग्राफ हैं उसको भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे जब एंजाइम के ऊपर कोई ऑप्टिमल से ज़्यादा कुछ चीज़ें आती हैं तो कैसे एंजाइम वर्क करता है, उसका डिनेचुरेशन होता है कि नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम, अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो एंजाइम के वर्क को रोक सकती हैं। सो सबसे पहले तो टेम्परेचर हुआ, पीएच, वाटर कंसंट्रेशन, पीएच, टेम्परेचर, वाटर कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, इनहिबिटर्स। ये सब जो कुछ चीज़ें हैं वो एंजाइम को बहुत अच्छे से अफेक्ट कर सकती हैं अगर ऑप्टिमल से ज़्यादा अगर इनका कंसंट्रेशन होता है तो। सो जैसे कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर क्या करता है, जैसे कि आपको पता ही हो कि जो एंजाइम है वो बना हुआ है प्रोटीन का। अब ये जो प्रोटीन्स हैं इनका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पे जाकर ये सभी के सभी डीनेचुरेट हो जाते हैं। डीनेचुरेशन कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एक प्रोटीन ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लिया फिर एक कोई प्रोटीन है, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दूँ, मीन्स ये इसका 3D फॉर्म है। 3D फॉर्म कहने का मतलब कि ये सभी बहुत आपस में अच्छे से एग्रीगेट हैं। अगर मैं यहाँ पे एक टेम्परेचर दे दूँ लाइक 70 डिग्री सेल्सियस, तब इस जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का क्या होगा कि ये जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाएगा अमीनो एसिड के फॉर्म में। अब ये क्यों होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि बॉन्ड जो है वो अपनी डेंसिटी खोने लगता है जब टेम्परेचर उसकी जब टेम्परेचर उसको दिया जाता है, तो जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से जो भी मोनोमर्स हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से। सो यही है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो ये 3D फॉर्म है प्रोटीन का वो लॉस हो जाएगा। ओके, सो टेम्परेचर वो कैसे वर्क करेगा। अब मान लीजिए मैं कोई PCR आप लोगों ने पढ़ा होगा। PCR में एक एंजाइम आता है टैक पॉलीमरेज एंजाइम, दैट इज टैक पॉलीमरेज। और एक नॉर्मल DNA पॉलीमरेज की मैं एग्जांपल लेता हूँ, DNA पॉलीमरेज। सो ये दोनों जो एंजाइम है उनका जो टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे ये वर्क करते हैं, इन टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा का अंतर होता है। जिस टेम्परेचर पे टैक पॉलीमरेज एंजाइम वर्क करता है उस टेम्परेचर पे जो DNA पॉलीमरेज है जो हम लोग के शरीर में पाया जाता है वो ये DNA पॉलीमरेज उस टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाएगा, क्योंकि टैक पॉलीमरेज का जो एक ऑप्टिमल टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 97 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पे जो DNA पॉलीमरेज की जो टेम्परेचर होती है, एक नॉर्मल टेम्परेचर, वो अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली आप इतना मान सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस के पास होता है या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो आप इतना मान सकते हो। अगर मैं इसे रिगार्डिंग एक ग्राफ का फॉर्मेशन करूँ तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ होगा। टेम्परेचर,
सॉरी, एक्टिविटी टेम्परेचर। मान लीजिए ग्राफ है, ये एंजाइम की एक्टिविटी और ये टेम्परेचर को दिखाता है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ टेम्परेचर लिख दिया, ये मैंने टेम्परेचर लिख दिया 30 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 90 एंड 100 डिग्री सेल्सियस इन डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छे से। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, इसका जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है वो 37 टू 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। अगर मैं इसकी एक्टिविटी ग्राफ अगर ड्रॉ करूँ तो इसकी जो एक्टिविटी ग्राफ होगा वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ इस तरह से होगा कि ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से जाएगा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे, ऐसे मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पर जाएगा, इसकी एक्टिविटी हाई होगी, यहाँ पे वी मैक्स मान लीजिए अचीव मैं करता हूँ, यहाँ पे वी मैक्स। अब वी मैक्स क्या होता है, थोड़ी सी बात इसके बारे में बता देता हूँ। वी मैक्स जो है वो हायर वेलोसिटी एंजाइम के द्वारा जो भी रिएक्शन को प्रोसीड किया जाता है उसकी एकदम हाईएस्ट रेट जो होती है उसको वी मैक्स हम लोग बोलते हैं। वेलोसिटी मैक्सिमम जब रहेगी तो उसको वी मैक्स बोला जाएगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज लिया ह्यूमन बींग्स का, उसका जो ऑप्टिमल टेम्परेचर 37 टू 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे मैं टेम्परेचर 40 डिग्री से अबव ले जा रहा हूँ, 40 डिग्री से अबव ले जा रहा हूँ, इसकी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। क्यों होता जा रहा है ऐसा? ऐसा होने का बस सिंपल सा रीज़न ये है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, हो सकता है कि इस डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है इसके जो प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर है वो डिग्रेड होने लगेगा, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी कम लो हो गई है। और वहीं पे अगर मैं टैग पॉलीमरेज की बात करूं तो ये जो टैग पॉलीमरेज है इसकी जैसे जैसे टेम्परेचर इसका हाई होते जाएगा तब तक एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे जब पहुंचेगा तो इसकी जो एक्टिविटी एकदम वी मैक्स को अचीव किए रहेगी। एंड देन आफ्टर जब उससे ज़्यादा होगा तो इसका भी जो प्रोटीन के फॉर्म है या फिर जो भी इसमें अमीनो एसिड है वो भी डिग्रेड होने लगेंगे। तो अगर मैं इसका एक रफली डायग्राम ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे ऐसे मान ले रहा हूँ, ये इसका वी मैक्स होगा। सो ये कुछ इस तरह से आएगा। नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस एकदम मत मारी, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे। सो इसके बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी एक्टिविटी ऐसे डिक्रीज होती जाएगी। तो आप देख सकेंगे कि टेम्परेचर जो है वो कैसे किसी एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उसके एक ऑप्टिमल टेम्परेचर से अगर ज़्यादा है तब भी ये वर्क नहीं कर रहा, अगर उसके ऑप्टिमल टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर कम है तब भी ये वर्क नहीं कर रहा। सो पहला जो फैक्टर है वो तो ऐसे प्रूव होता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा या फिर जैसे ऑप्टिमल टेम्परेचर से अगर उसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो उसके जो वर्क है वो नहीं होगा, लो होगा तब वर्क नहीं होगा। आप इस ग्राफ का चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत जरूरी ग्राफ है ये, कई सारे जगहों पे पूछता भी है। ऐसे ही ग्राफ जो है वो पीएच वाले में भी बनेगा। सो चलिए शुरू करते हैं पीएच वाला। चलिए शुरू करते हैं पीएच के बारे में कि पीएच कैसे अफेक्ट करता है एंजाइम्स के एक्टिविटी को। सो आपको ये जो ग्राफ है वो देख के लग रहा होगा कितना हार्ड ग्राफ है, लेकिन सीरियसली बहुत ही इजी ग्राफ है ये। मैं इस ग्राफ में मैंने दिखाया है कि ये जो नीचे सभी दिया गया है पीएच है एक हर एक एंजाइम, और ऊपर जो लिखा हुआ है एक एंजाइम्स है, और इन सभी एंजाइम के ऑप्टिमल टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे इनकी एक्टिविटी जो है वो वी मैक्स को अचीव कर रही है। यहाँ पे वेलोसिटी होगा या फिर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी। सो पहले एग्जांपल मैं लेता हूँ पेप्सिन का।
सो पेप्सिन में क्या होता है कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 के आसपास या फिर 2 के आसपास, जैसे कि पेप्सिन आपको पता है कोई प्रेजेंट होता है स्टमक में, वो प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है। सो ये जो पेप्सिन है वो वर्क करेगा 1.5 है, जिसकी वजह से इसकी जो वी मैक्स आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी है वो इसी सॉरी ये जो ग्राफ होगा ये होगा कुछ यहाँ पे, इसकी जो एक्टिविटी है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाई कर रही है। आई मीन सबसे ज़्यादा जो वी मैक्स को अचीव कर रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 अपने वी मैक्स को अचीव कर रहा है। सो इसकी जो ऑप्टिमल पीएच है वो 1.5 है। अगर उससे ज़्यादा होता है या फिर बहुत ज़्यादा होता है तो उसके जो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है और यहाँ पे आके इसकी एक्टिविटी लो हो जा रही है, एकदम ख़त्म हो जा रही है। ऐसे अगर मैं एसिड हाइड्रोलेज की एग्जांपल लूँ तो एसिड हाइड्रोलेज का जो ऑप्टिमल पीएच है वो 2 से स्टार्ट होता है और 5 के बीच ख़त्म होता है, लेकिन इसका जो एक स्पेसिफिक ऑप्टिमल पीएच है जिस पे वर्क कर सकता है वो है 4.5। कभी आप ये मत सोचिएगा कि एक जो किसी बुक में या फिर कहीं पे लिखा है कि अगर कोई एंजाइम जिसकी pH 5 पे ये वर्क करता है तो जरूरी नहीं है कि एकदम pH 5 पे ही वर्क करे, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है। सो ये तो हुआ ये कि एसिड हाइड्रोलेज की जो ऑप्टिमल pH है वो 4.5 है। अगर उससे कम है तब भी देखिए यहाँ पे यहाँ से और यहाँ तक का कितना ज़्यादा एक्टिविटी में डिफरेंस है। यहाँ पे से यहाँ तक कुछ एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, लेकिन जब टेम्परेचर अच्छा खासा आ रहा है, मतलब इसके ऑप्टिमल पीएच जब आ रहा है तो इस पर ये वर्क करना है, और उसके बाद जब पीएच जब ज़्यादा हो रहा है तो इसकी जो एक्टिविटी है वो लो होती जा रही है। ऐसे ही सलाइवरी एमाइलेज जो है, सलाइवरी एमाइलेज के जो पीएच है वो ऑप्टिमल पीएच 7 to 7.2 या 7.5 के आसपास होता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि 3 से स्टार्ट होगा एंड देन अगेन वो जाकर रुकेगा 9.5 के आसपास, क्योंकि बेसिक मीडियम में चला जा रहा है वो। तो 7.2 पे ये जो है अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन उससे कम होगा तब भी ये वर्क नहीं करेगा, उससे ज़्यादा होगा तब भी नहीं वर्क करेगा। इसी तरह एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है उसकी जो पीएच है ऑप्टिमल पीएच वो 9.5 है, जिस पे वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। सो ये है छोटी सी बात कि कैसे पीएच इसको अफेक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे जानेंगे कि H2O कैसे अफेक्ट करता है, एंजाइम कैसे वो अफेक्ट करता है एंड कैसे ये सभी चीज़ें अफेक्ट करती हैं एक दूसरे को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।